कॉमन एरर्स इन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बउआ जी। आज का वीडियो पूरा वीडियो आज का सेव करके रख लीजिए या फिर कॉपी पेन निकाल के पूरे पॉइंट्स को लिख लेना है आज। देखिए, कॉमन एरर जो एग्जामिनेशंस में आते हैं वो लगभग हर एक टॉपिक से आते हैं। ग्रामर में जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक से आते हैं। पूरे ग्रामर को पढ़ने के बाद भी कई बार आपको ऐसा फील होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपसे मिस हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे छूट रहे हैं। उसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ग्रामर को और पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। ये वीडियो आपकी क्वेरीज को बहुत हद तक समाप्त कर देगा। बहुत हद तक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ये हर एक उस टाइप के कॉमन एरर को आज मैं आपको दिखाऊंगा जो आपसे छूट रहे थे पढ़ाई के बीच में। जो आपसे कॉमन एरर्स मिस हो रहे थे वो सारे कॉमन एरर आज आपके सामने आएंगे नियमों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना है, अच्छा लगे तो कमेंट करना है और वीडियो को शेयर वगैरह किया करो यार। क्यों मास्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार? ठीक है, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, हर चीज़ का सीरीज़ तो मैं लेके आ ही गया हूँ। वोकैब का सीरीज हमारा चल ही रहा है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंट ग्रामर रूल्स है उसका सीरीज मैंने शुरू किया ही है। इसका भी मैं सीरीज अब स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंट कॉमन एरर्स का। तो थोड़ा सा मास्टर को सपोर्ट किया जाए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बतलाइए कि कहाँ पे क्या आपको चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। तो चलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हम लोग आज वीडियो को देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बउआ जी, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला नियम देखा जाए ध्यान से, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, और लिखते भी चलिएगा बउआ जी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, व्हाट टू डू नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, लिख लीजिए इसको। व्हाट टू डू इंग्लिश में होता ही नहीं है। सैकड़ों लोग बोलते हैं व्हाट टू डू नॉट टू डू, व्हाट टू डू नॉट टू डू, बहुत तेज बनने में बोल देते हैं, होता ही नहीं है। आप यार मेरे को बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, कौन सा स्ट्रक्चर है? इसमें वर्ब कहाँ है? क्या बिना वर्ब के कोई वाक्य बन सकता है? अरे बउआ ये वाक्य है तो इसमें वर्ब कहाँ है? WH वर्ड वर्ब होता नहीं है, 2 + वर्ब 1 वर्ब होता नहीं है, ये तो इन्फिनेटिव होता है। तो इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब है कहीं? इसमें वर्ब नहीं है। ये इंग्लिश का कोई सेंटेंस ही नहीं है, एक वाहियात सेंटेंस है, एकदम शुद्ध गलत है। ये अगर कोई बोल भी रहा है तो मूर्खता कर रहा है। आज के बाद बोलना ही नहीं है व्हाट टू डू। क्या बोलना है? व्हाट एम आई टू डू। देखिए ये हो गया बउआ जी WH वर्ड, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। व्हाट एम आई टू डू। क्लियर है? नियम ही होता है कि जब पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा तो WH वर्ड के बाद कौन आएगा? वर्ब आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखिए समझ में आ गया। तो कभी भी व्हाट टू डू नहीं होता है, व्हाट एम आई टू डू होता है। पहला नियम फर्स्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एकदम स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश है। नाउन प्रोनाउन पढ़ते रह जाइएगा, ये सब चीजें निकल जाती है दिमाग से। पहला नियम लिख लिए। चलिए अगले नियम पे आते हैं बुआ जी, बड़ा काम का नियम है। देखिए लिखा गया बउआ जी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, ये गलत है। समझिएगा, समझने वाली बात है। म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर कहीं कोई ऐसा सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा, ऐसा सेंटेंस लिखा गया है, इट इज आवर म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, पढ़ने में ये बड़ा सही लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा बिल्कुल सही लिखा है, क्या गलत है इसमें? गलत यही बउआ जी, गलत यही है कि इसमें बउआ जी म्यूचुअल वर्ड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इट इज़ आवर एग्रीमेंट। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों एग्रीमेंट के आगे म्यूचुअल वर्ड नहीं लगाया जाता है। नियम तो समझ में आना चाहिए। अच्छा देखिए, म्यूचुअल का अर्थ होता है परस्पर, जो दोनों तरफ से होता है, उधर से भी होता है इधर से भी होता है, तो उसको कहते हैं परस्पर। ठीक है, ध्यान से रखा जाएगा। तो अब देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, समझिएगा मेरी बात, बहुत समझने वाली बात है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से सुनना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, जैसे आप मेरी बातों को समझो, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, तो इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह म्यूचुअल देखिए, हालांकि म्यूचुअल फ्रेंड एक सही वर्ड नहीं है, उसके बदले कॉमन फ्रेंड ज़्यादा सही वर्ड होता है। लेकिन चलिए सोशल मीडिया पे हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड बोल देते हैं, तो हम भी उसकी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो भी दोस्ती निभाता है, तो दोनों तरफ से दोस्ती निभाई जाती है, तो उसको म्यूचुअल फ्रेंड कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कॉमन फ्रेंड ज़्यादा बेहतर वर्ड है, जो म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक में दिखलाता है उसके हिसाब से। लेकिन चलिए काम चल गया। लेकिन एग्रीमेंट जब बनेगा, एग्रीमेंट करते क्या होता है? सहमति। एग्रीमेंट कब बनेगा? जब आप भी सहमत होंगे और जब मैं भी सहमत होऊंगा। तो एग्रीमेंट वर्ड पहले से ही पता है कि इसमें दोनों व्यक्ति सहमत हैं,
तो जब दोनों व्यक्ति सहमत है बउआ जी, तो फिर आगे म्यूचुअल क्यों लगाना है? इसी को तो सुपरफ्लुअस कहा जाता है, एक ही शब्द के लिए एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल कर देना, ठीक है। जैसे कोई अगर बोले कि वो मुंह से खा रहा है, कितना मूर्खतापूर्ण लगेगा। अरे मुंह से नहीं खाएगा तो क्या करेगा? नाक से खाएगा। कोई नाक से भी खाता है जी। अरे बोलेंगे वह खा रहा है, ठीक है, मुंह से खा रहा है थोड़ी बोलते हैं, एकदम उतना ही वाहियात लगेगा। इट इज आवर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट होता है आपसी सहमति। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट वर्ड हो गया, जो भी दोनों तरफ से, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दोनों तरफ के लोग सहमत होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो भी दोनों तरफ की सहमति से वर्ड बनेगा, उसके आगे कभी भी म्यूचुअल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है। और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कई बार एसएससी की परीक्षाओं में और कई बार बैंक की परीक्षाओं में देखा गया है। और बोलने में भी लोग कितना बार ये बोल देते हैं कि तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। नहीं, वो सिर्फ एग्रीमेंट था, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो 2 नियम हमारे पास हो गए। हम लोग आते हैं अगले नियम पे। ध्यान दिया जाए बुआ जी, कवर्ड के बाद नाउन कभी नहीं होता है। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि ये जो वर्ड है कवर्ड, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता ही है, लेकिन नहीं, ये गलत है बउआ जी। कवर्ड अपने आप में एक नाउन है, ये नाउन है, इसके बाद दूसरा नाउन नहीं आता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस ऐसा लिख दिया गया, ध्यान से देख लिया जाए, अगर सेंटेंस ऐसा लिख दिया गया, ही इज अ कवर्ड मैन, ये लाइन गलत है बउआ जी, सीधे तौर पे गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कवर्ड के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। किसी भी जिंदगी में कवर्ड के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। ध्यान से देखा जाए, कवर्ड के बाद नाउन कभी नहीं आता है, कवर्ड तक ही वाक्य समाप्त हो जाता है। क्लियर है? इस नियम पे बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं। भले नियम देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन है बड़ा ही काम का नियम। देखिए, जो नियम जितना डेप्थ से है ना, जितना आपको दिखने में छोटा लगे, उसको उतना इम्पॉर्टेंट मान के नोट कर लीजिए, ठीक है। कि एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि छाता लगा के बारिश से तो आप बच जाएंगे, लेकिन डुबाने वाला पानी तो पैरों से आता है। बाढ़ कभी भी ऊपर से आता है जी? बाढ़ तो नदी के पानी से आता है। सोर्स भले वही होता है, लेकिन नदी के पानी से आता है और आदमी डूब जाता है। तो बेसिक इंग्लिश को पकड़ के रखिए, बेसिक इंग्लिश ही आपको एग्जाम में डुबाएगा, वही आपको बचा लेगा। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेस के कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर पकड़ लीजिए। तो दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में यही सब चीज़ें दिमाग से मिस कर जाती हैं, तो इनको पकड़िएगा, ठीक है। कवर्ड के बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ कवर्ड तक वाक्य समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले नियम पे आते हैं बउआ जी। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कई लोग इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन एकदम दिमाग में रखिएगा, खास तौर से एसएससी वाले बच्चे। एसएससी में इससे जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जरूर पूछेगा। देखिए, विद बैग एंड बैगेज नहीं होता है, विद बैग एंड बैगेज नहीं होता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही केम विद बैग एंड बैगेज। अब देखिए, पढ़ने में तो ये बड़ा सही लग रहा है, ही केम विद बैग एंड बैगेज, वो पूरे बैग और बैगेज के साथ आ गया, ठीक है। लेकिन ये पढ़ने में सिर्फ अच्छा लग रहा है। ये लाइन गलत है बउआ जी। क्यों गलत है? गलत इसलिए है बउआ जी कि यहाँ पे विद का इस्तेमाल नहीं होगा। ही केम बैग एंड बैगेज, ही केम बैग एंड बैगेज। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बउआ जी मैं आपको बतला दूं कि जो हमारे पास वर्ड है बैग एंड बैगेज, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसका अर्थ होता है विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स। याद रखा जाएगा, विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स। अच्छा, लास्ट में नहीं दिख रहा है? 1 मिनट का समय दिया जाए। यहाँ से बिलोंगिंग्स को हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया, दिख गया? वेरी गुड। अरे यार, कैमरा इशू, देखिएगा, दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, विथ
विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स, मतलब अपने सभी सामानों के साथ, इसका मतलब होता है। अब देखिए, जब ऑलरेडी इस फ्रेज में विद पहले से है तो फिर एक एक्स्ट्रा विद लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो इसमें एक्स्ट्रा विद नहीं लगाया जाता है। सेंटेंस होगा ही केम बैग एंड बैगेज। ये पढ़ने में भले अटपटा लगेगा लेकिन यही सेंटेंस होगा। कभी भी बैग एंड बैगेज के पहले विद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बउआ जी। नाउन चैप्टर में स्टार हम लोग लगा के लिखवाते भी हैं लेकिन बच्चे मिस कर देते हैं कई बार। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए, सारे वो इंपॉर्टेंट नियम है बउआ जी जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं नियमों को मैं आज लेके आया हूँ। तो इसको आपको नोट भी कर लेना है, समझ भी लेना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बउआ जी, बहुत लोगों को अभी बुरा लगेगा और लगेगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही है। काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता है इंग्लिश में, ये ग्रामेटिकली अशुद्ध वाक्य है, जान लीजिए। जैसे अगर एक वाक्य ऐसा लिख दिया गया है, ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है बुआ जी, समझने वाला बात है। यू आर रिक्वेस्टेड, और दूसरा वाक्य बुआ जी यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड। ध्यान से देखा जाएगा तो आपको जान के आश्चर्य होगा बउआ जी कि ये लाइन सही हो जाएगा और ये लाइन गलत हो जाएगा। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड गलत हो जाएगा। अच्छा, बोलने तो गए थे और प्यारा और अच्छा बोलने गए थे कि रिक्वेस्ट में थोड़ा सा और मक्खन वक्खन लगा के उसको काइंड रिक्वेस्ट कर दें, लेकिन नहीं होता है। सुपरफ्लुअस कहा जाता है इसको, सुपरफ्लुअस, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, रिक्वेस्ट का अर्थ ही होता है कि जो काइंडनेस से किया जाता है, जो प्यार से किया जाता है, जो अच्छे से किया जाता है। अच्छा, किसी को जूता मार के भी रिक्वेस्ट करते हैं जी, इसे थोड़े कि पूरा एकदम बंदूक बंदूक लगेगा कि सुनिए चचा रिक्वेस्ट करते हैं कि चुपचाप रहिए, ऐसा थोड़े होता है जी। रिक्वेस्ट आदमी बहुत ही सत्कार से, पोलाइटनेस से करता है। तो कभी भी रिक्वेस्टेड के पहले काइंडली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, अनग्रामेटिकल है, ये ग्रामर में पूरी तरह गलत है। और कोई कर भी रहे हैं तो आज उनको बताइए कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी भी यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं लिखना है। एक और नियम क्लियर है। मैंने कहा था ना कि सारे इंपॉर्टेंट नियम है, आपको पढ़ के लगेगा कि अरे ये तो होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले नियम पे आते हैं। बउआ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। फैमिली मैन या फैमिली मेंबर, ये दो वर्ड नहीं होते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये इंग्लिश में वर्ड होते ही नहीं है, समझाता हूँ ध्यान से। ये जो वर्ड यहाँ लिख दिया गया फैमिली मैन, ये वर्ड नहीं होता है, काट देते हैं, ये वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है। और दूसरा वर्ड में लिख देता हूँ बउआ जी फैमिली मेंबर, ये भी वर्ड बउआ जी इंग्लिश में नहीं होता है। अच्छा, तो क्या होता है तो समझिएगा। तो फैमिली मैन के जगह बउआ जी लिखा जाता है मैन विद अ फैमिली, और फैमिली मेंबर की जगह लिखा जाता है मेंबर ऑफ द फैमिली। ध्यान से देखा जाए, मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, यहाँ पे द के जगह आ वर्मा योर भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे मैन की जगह ए मैन भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आर्टिकल का। लेकिन मैन विद द फैमिली लिखा जाता है, फैमिली मैन नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बहुत लोगों को बड़ा पता लगेगा ये सब पढ़ के। अच्छा, ये सब वो फ्लुएंटली यूज होने वाले वर्ड्स हैं। फैमिली मैन, एक वेब सीरीज भी आई है फैमिली मैन, ठीक है, अच्छी वेब सीरीज है, ठीक है, दैट्स नाइस वन। लेकिन कितना कॉमन लोग बोल देते हैं फैमिली मैन, ठीक है, वो बंदा फैमिली मैन है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा फैमिली मेंबर है। अच्छा, कितना कॉमनली आज तक ज़िंदगी में आप अपने आप में सोचिए, आप फैमिली मेंबर बोले हैं कि नहीं बोले हैं? कम से कम 50-100 बार बोल लिए होंगे मिनिमम, उससे ज़्यादा ही बोले होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं था कि आप गलत इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। फैमिली मेंबर होता ही नहीं है, ये अनग्रामेटिकल है, होता है मेंबर ऑफ द फैमिली। अच्छा, फैमिली मेंबर कैसे होगा बउआ जी? आप सोचिए, जब आप किसी को फैमिली बोल ही दिए तो मेंबर बोलना जरूरी है। आप किसी को बोल ही दिए कि ये मेरी फैमिली है, ठीक है, तो मेंबर क्यों बोलेंगे? उससे अच्छा आप क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ द फैमिली, हमारे फैमिली का एक मेंबर है, सदस्य है। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ही इज आवर फैमिली
मेंबर, तो बउआ जी ये लाइन गलत है। होना क्या चाहिए बउआ जी? होना चाहिए ही इज द मेंबर ऑफ आर फैमिली। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। तो सीधी सीधी बात पे आपको समझना चाहिए कि फैमिली मैन और फैमिली मेंबर ये दो वर्ड इंग्लिश में नहीं होते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आगे बढ़ा जाए बउआ जी। चलिए सारे नियमों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है एकदम, और सबको नोट भी करते चलिए। अच्छा, ये तो बहुत ही कॉमन सा नियम है, सब लोगों को पता भी होगा। ऑल राइट, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी को बोलते कल मेरे घर आइएगा, ठीक है। ठीक है तो बड़ा कॉमनली हम लोग बोल देते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो अब देखिए, तो ऑल राइट को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ऑल राइट, तो ऑल राइट क्या होगा? ऑल राइट, ALRIGHT। कभी भी ऑल राइट को ऐसे लिखा हुआ देख लीजिए तो गलत कर दीजिएगा। SSC की परीक्षाओं में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कभी कभार बैंक की परीक्षाओं में भी मिस स्पेल्ट वगैरह में देख लिया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया। हालांकि आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे वो इसको लिख लेंगे। ऑल राइट ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, वो बिल्कुल गलत है। दैट शुड बी ऑल राइट। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम पे आते हैं। बउआ जी ये बड़ा कॉमनली हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न है, ठीक है, इंग्लैंड रिटर्न है, ठीक है, पेरिस रिटर्न है। हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमनली यूज एक्सप्रेशन है। अगर कोई व्यक्ति कहीं से आता है, काम करके पढ़ के आता है, तो हम लोग बोलते हैं जैसे एन अमेरिका रिटर्न। ये होता ही नहीं है। अमेरिका रिटर्न, दिल्ली रिटर्न, ठीक है, गोवा रिटर्न, ये नहीं होता है। ये अनग्रामेटिकल सेंटेंस है, कभी आपको ऐसा नहीं बोलना है, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो अमेरिका से आया है तो आप बोलिए ही हैज़ बिन टू अमेरिका। देखिए, जब आप ही हैज़ बिन टू अमेरिका लिख देते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि वो अमेरिका से घूम के आया है, पढ़ के आया है, घूम के आया, मतलब अमेरिका से होके आया है। ये वर्ड नहीं होता है। तो कभी भी अमेरिका रिटर्न, दिल्ली रिटर्न, ठीक है, पटना रिटर्न, लखनऊ रिटर्न, ब्रिटेन रिटर्न, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये पूर्णतया गलत है। सही है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले नियम पे आते हैं, सबको नोट करते चलिएगा। बउआ जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज बेस्ट एज कभी नहीं होता है, एज वेल एज होता है। अच्छा, पढ़ के तो बड़ा आसान लगेगा, पढ़ के तो भी बड़ा आसान लगेगा कि ठीक है, एज वेल एज तो सुने हैं, एज बेस्ट एज तो ठीक है काट देंगे। परीक्षा में यही आपको बर्बाद कर देता है। कैसे? देखिए, आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन देने वाला बड़ा सोचता है, वो ऐसा दे देगा, डू एज बेस्ट एज यू कैन, और यही आपको इम्प्रूवमेंट में दे देगा या एरर में दे देगा। ऐसे दे देगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और लास्ट में दे देगा नो एरर। अब देखिए, आपको फील भी नहीं होगा कि पढ़ के ये बड़ा सही लगेगा आपको। एक बार पढ़िए, कॉमन एरर्स क्या होते हैं, पढ़ के आदमी वहाँ से स्लिप कर जाता है कि नहीं ये तो सही लग रहा है। डू एज बेस्ट एज यू कैन, इसका हिंदी ये ना हो रहा है कि जितना अच्छा आप कर सकते हैं, और बेस्ट का अर्थ क्या होता है? सबसे अच्छा, जितना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे बेस्ट काट के क्या कर देना होगा? वेल कर देना होगा। डू एज वेल एज यू कैन। तो सीधे तौर पे आप याद कर लीजिए बउआ जी, एज बेस्ट एज होता ही नहीं है, इंग्लिश में क्या होता है? एज वेल एज होता है। कहीं पे भी एज बेस्ट एज देख लेना है तो काट देना है। वैसे भी दो एज के बीच में सुपरलेटिव डिग्री तो कभी आएगा नहीं एडजेक्टिव का। ये उन लोगों के लिए है जो लोग एडजेक्टिव पढ़े हुए हैं। सही है। तो आगे बढ़ा जाए। बाकी जो लोग एडजेक्टिव नहीं पढ़े वो याद कर लें कि एज बेस्ट एज नहीं होगा, एज वेल एज होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत काम का नियम बउआ जी। डू यू नो स्विमिंग होता ही नहीं है, डू यू नो हाउ टू स्विम होता है। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत काम का नियम है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, याद रखिएगा, नो, लर्न, टीच, और भी वर्ड ज्ञान लेने वाला या ज्ञान देने वाला, मतलब ज्ञान लेने वाला या ज्ञान देने वाला, जानकारी लेने वाला, जानकारी देने वाला। कोई भी अगर ऐसा वर्ड है, नो, लर्न, टीच,
ठीक है, स्टडी, मतलब समझिए ज्ञान लेने वाला या ज्ञान देने वाला वर्ड होना चाहिए। इसके बाद आप कभी भी वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। आप इसके बाद हमेशा हाउ प्लस टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, तभी वो सही होगा। जैसे आई नो टीचिंग, गलत है। आई नो हाउ टू टीच, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है आई नो स्विमिंग, तो वो गलत है, आई नो हाउ टू स्विम। अच्छा, आई डोंट नो स्विमिंग, ये भी गलत है, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। किसी भी तरह का ज्ञान ग्रहण करने वाला या ज्ञान देने वाला अगर वर्ड है, ध्यान से देखा जाएगा, ज्ञान ग्रहण करने वाला या ज्ञान देने वाला वर्ड है, तो उसके बाद आपको वर्ब फोर का इस्तेमाल नहीं करना है, वर्जित है, ये कीजिएगा तो नंबर कट जाएगा। हाउ प्लस टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करना है। तो अगर ये नियम ध्यान में आ गया होगा तो समझ में आ रहा होगा। डू यू नो स्विमिंग बिल्कुल गलत है, डू यू नो हाउ टू स्विम, देखिए सही हो गया ना, फर्स्ट क्लास। तो समझ में आ गया, बहुत काम का नियम है बउआ जी। चैप्टर का नाम है नॉन फाइनाइट्स, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा तो फायदा करेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले रूल पे आते हैं बउआ जी। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा ना बउआ जी, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे ग्रामर से, ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लगातार पूछे गए हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हीं नियमों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो परीक्षा के पहले ये वीडियो देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर का काम क्या होता है, हमारा काम ही है चीज़ों को आसान करके, कंपाइल करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करके आपके सामने परोस देना, ताकि आपका एफर्ट थोड़ा सा कम लगे। देखिए, एफर्ट आप ही का लगना है, एफर्ट 100% आप ही का लगेगा। बिना स्टूडेंट के एफर्ट लगाए टीचर किसी को तेज नहीं कर सकता है बउआ जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, लेकिन टीचर एक काम कर सकता है, टीचर उस आपके एफर्ट को मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। अब टीचर हर तरह का है, जो टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, वो समझिए मर्सिडीज हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगे हैं। कुछ सस्ते टीचर हैं, कुछ सस्ते टीचर मर्सिडीज हैं, ठीक है, जो सस्ते में आपको अच्छा ज्ञान दे देते हैं। तो जो उनका जिनका ज्ञान अच्छा लगे उनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए। चलिए पढ़ाई को कर लेते हैं, ठीक है, बीच बीच में माहौल थोड़ा सा टेंस हो जाता है ना। तो देखिए, क्लियर हो गया नियम, ये याद हो गया। चलिए अगले नियम पे आते हैं बउआ जी। आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू, गलत है। जिंदगी में कभी भी प्लीज के पहले मच मत लगाइएगा, कभी भी ज़्यादा मच नहीं करना है प्लीज होने के पहले, प्लीज करने के पहले। याद रखा जाए, आई एम वेरी प्लीज टू सी यू हो जाएगा, प्लीज के पहले वेरी लग सकता है, लेकिन कभी भी मच का प्रयोग नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी जिंदगी में प्लीज के पहले मच का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, पढ़ के कितना सही लग रहा था, समझिए, कोई नहीं काटेगा इसको। जिसको भी थोड़ा सा इस नियम का ज्ञान नहीं होगा, सेंस बेस्ड पे, आदमी नहीं काटेगा, बोलेगा नहीं नहीं सही है, सही है, लग रहा है सही है। सुपर फ्लूअस बउआ जी, एक्स्ट्रा हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा पोलाइटनेस हो गया, ठीक है, ये इतना ना ज़्यादा पोलाइटनेस हो गया कि सामने वाले को शक हो गया कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे मच को काट देना होगा। आई एम वेरी प्लीज हो सकता है, आई एम प्लीज हो सकता है, आई एम वेरी प्लीज हो सकता है। मच का प्रयोग प्लीज के आगे वर्जित है, कभी नहीं करना। क्लियर है? मैंने पहले ही कहा है कि आज के नियमों को लिखते चलिएगा या वीडियो को सेव कर लीजिएगा हमेशा के लिए। ये नियम तो बुआ जी बहुत फेमस नियम है, लगभग सबको पता भी होगा। यहाँ पे कज़न के बाद ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ कज़न का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ माई कज़न ब्रदर नहीं होता है, ही इज़ माई कज़न होता है। सी इज़ माई कज़न सिस्टर नहीं होता है, सी इज़ माई कज़न होता है। अरे कज़न का तो मतलब ही होता है भाई या बहन, तो फिर उसके बाद ब्रदर या सिस्टर क्यों लगाएंगे? ठीक है, सीधी सी बात है ना। चलिए, लेकिन आगे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ा कॉमन सा नियम था बुआ जी। ये वर्ड देखिए, कंजर्ट। देखिए, कंजर्ट का इस्तेमाल हस्बैंड या, याद रखिए, कंजर्ट का इस्तेमाल हस्बैंड अथवा वाइफ दोनों के लिए कर सकते हैं। खास तौर से जो सम्राट की पत्नी होती है उसको कंजर्ट कहा जाता है, या जो सम्राज्ञी का पति होता है उसको कंजर्ट कहा जाता है खास तौर से। तो आज के ज़माने में तो हर कोई अपनी पत्नी को क्वीन ही बोलता है, हर पत्नी अपने पति को मतलब किंग ही बोलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हस्बैंड या वाइफ दोनों के लिए कंजर्ट वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। ही इज़ माई कंजर्ट या फिर सी इज़ माई कंजर्ट। कंजर्ट दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वर्ड को याद रखिएगा, कंजर्ट के बाद हस्बैंड या वाइफ नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब ही होता है पति या पत्नी, तो उसके आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है। लगाइएगा तो नंबर कट जाएगा। जैसे कज़न के आगे ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हैं, वैसे कंजर्ट के आगे हस्बैंड या वाइफ नहीं लगाना है। क्लियर है? नोट करते चलिएगा, मैंने कहा था सारे इंपॉर्टेंट नियम है। अच्छा, एक और वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुना हुआ सबका। अच्छा, स्पाउस।
अच्छा, कई लोगों को बउआ जी आज तक कंफ्यूजन है कि स्पाउस का अर्थ पत्नी होता है ना। स्पाउस पति के लिए भी इस्तेमाल होता है और पत्नी के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्पाउस का अर्थ होता है जिससे आपकी शादी हुई है। तो मेरी शादी जिससे हुई है वो महिला है, तो वो मेरी पत्नी हुई, तो उनके लिए स्पाइस यूज होगा। लेकिन उनकी शादी तो किसी पुरुष से हुई ना जी, तो उनकी शादी उनके पति से हुई, तो वो भी स्पाउस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। याद रखा जाएगा, स्पाउस का अर्थ कभी भी पत्नी नहीं होता है। स्पाउस का अर्थ होता है टू whom you are married to, जिससे आपकी शादी हुई है। समझ रहे हैं? तो स्पाउस का भी अर्थ वही होता है, पति या पत्नी। तो स्पाउस के बाद भी हस्बैंड अथवा वाइफ का प्रयोग वर्जित है, नहीं किया जाता है। जैसे कजन के बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता है, वैसे ही कंजर्ट या स्पाउस के बाद हस्बैंड या वाइफ नहीं लगता है। लगाइएगा तो नंबर कट जाएगा। क्लियर है? और ये सब वर्ड याद करने वाले होते हैं, तो याद रखा जाए। चलिए अगले नियम पे आते हैं। बउआ जी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कभी भी जिंदगी में सपोज के बाद इफ या इन केस के बाद इफ नहीं लगाइएगा। इस पर बहुत सवाल आए हैं, बहुत सवाल आए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये पहले देख लीजिए, देख लिए ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सपोज इफ यू आर अ टीचर। बउआ जी ये लाइन गलत है, सीधा इफ को काट दिए। सपोज यू आर ए टीचर या फिर इफ यू आर ए टीचर। सपोज का भी अर्थ होता है मानना, इफ का भी अर्थ होता है अगर, मतलब मानिए। तो सपोज और इफ कभी एक साथ नहीं आएंगे। उसी तरह इन केस या इफ कभी एक साथ नहीं आएंगे, दोनों का अर्थ अगर हो जाता है, सुपरफ्लुअस। सपोज और इफ कभी एक साथ नहीं आते हैं, इन केस और इफ कभी एक साथ नहीं आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन पे बहुत सारा क्वेश्चन देखा गया है, कई बार इनको साथ में लिख के दिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा। सपोज और इफ एक वाक्य में कभी नहीं आएंगे एक साथ, इन केस और इफ कभी नहीं आएंगे एक साथ। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए बहुत काम का नियम है बउआ जी। रिटर्न, वापस करना। रीइम्बर्स, कभी कभी हमारा पैसा एक्स्ट्रा कट जाता है तो जो वापस आता है उसको रीइम्बर्स कहा जाता है। रिट्रीट, रिट्रीट का भी अर्थ होता है पीछे हटना। रिसीड, रिसीड का भी अर्थ होता है पीछे हटना या दूर होना। रिकॉल, रिकॉल होता है याद आना। तो ये जितने वर्ड हैं जो दोबारा को दिखलाते हैं। अच्छा, रिकॉल होता है कोई चीज़ भूल के दोबारा याद आएगा, ठीक है। रिसीड होता है एक बार आगे बढ़े थे फिर पीछे हटे, ठीक है। तो ये दोबारा वाले जितने वर्ड होते हैं जिनके आगे री लगा होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है रिग्रीट, याद रखिएगा। रिग्रीट का अर्थ होता है पछतावा, प्रायश्चित, उसमें कुछ दोबारा नहीं होता है। उसके अलावा बाकी जितने री वाले वर्ड होते हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो गया, रीगेन हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया, जितने भी री वाले वर्ड होते हैं रिग्रीट के अलावा, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिग्रीट का अर्थ होता है प्रायश्चित या पछतावा। उसके अलावा री वाले जितने वर्ड होते हैं मैक्सिमम उनका सबका अर्थ होता है दोबारा। जैसे रिकंस्ट्रक्ट, कोई चीज़ टूट गया दोबारा बनाएंगे तो रिकंस्ट्रक्ट होंगे। री राइट, दोबारा लिखना, ठीक है, री राइट, ठीक है, एक बार लिखे तो राइट, दोबारा लिखेंगे तो री राइट। तो जब भी किसी का अर्थ दोबारा होगा, ठीक है, तो उसके साथ बैक या अगेन का प्रयोग नहीं होगा। याद रखा जाएगा, उसके साथ बैक अथवा अगेन का प्रयोग नहीं होगा। रिटर्न बैक लिखिएगा गलत हो जाएगा, रिटर्न अगेन लिखिएगा गलत हो जाएगा। रीइम्बर्स बैक नहीं होता है, रीइम्बर्स अगेन नहीं होता है। रिट्रीट बैक नहीं होगा, रिट्रीट अगेन नहीं होगा। रिसीड बैक नहीं होगा, रिसीड अगेन नहीं होगा। रिकॉल बैक नहीं होगा, रिकॉल अगेन नहीं होगा। तो जितने भी वर्ड हैं जो री से स्टार्ट होते हैं, रिग्रीट के अलावा, रिग्रीट का अर्थ होता है प्रायश्चित या पछतावा, तो इन सब के बाद बैक या अगेन का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत काम का नियम है। भी आई है बउआ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड याद कर लेना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले नियम पे आते हैं। बउआ जी आज का लास्ट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है बउआ जी, पास मार्क्स होता है। लिंकिंग रोड नहीं होता है बउआ जी, लिंक रोड होता है। कभी कोई नहीं बोलता है, कभी कोई बोल देता है कि ये यहाँ का लिंकिंग रोड है, नहीं, ये मेन रोड से लिंकिंग रोड है, नहीं, लिंक रोड है। लिंकिंग रोड होता ही नहीं है। लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होता है, लिंक लैंग्वेज होता है। जैसे इंग्लिश इज़ द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में जो एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है वो कौन है? इंग्लिश है। क्योंकि आप किसी साउथ के व्यक्ति से बात कीजिएगा तो उसको तो हिंदी आती नहीं है, तो कैसे बात कीजिएगा? तो लिंक लैंग्वेज होता है, लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होता है। लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। ये मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वर्ड्स यहाँ उठा लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज मैंने आपको ज़्यादा कम करके 17 नियम बताए, 17। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको याद भी हो गए होंगे, एक जगह लिख भी लीजिएगा, रिवाइज करते रहना होता है। देखिए ठीक है, ऐसे नियमों को एक जगह मिलना ही बड़ी बात है। ठीक है, अक्सर मुझे बच्चे अक्सर कहते थे क्लास में भी या कभी भी कि ये जितने इंपॉर्टेंट नियम है सबको एक जगह कंपाइल करवा दीजिए, बेहतर रहेगा। समय नहीं मिलता था, लॉकडाउन में पूरा समय मिला है, इंसान क्या करेगा। तो इन नियमों को एक जगह लिख लेना ही बहुत बड़ी बात है। ये सभी चैप्टर से मिला के हैं, कोई नाउन से है, कोई आपका एडजेक्टिव से है, कोई एडवर्ब से है। इसके मैं अगले वीडियोस को लेके आऊँगा तो उसमें और भी ऐसे नियमों को आपको बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे नियमों को अगर आप पढ़ेंगे ना, सिर्फ इस नियमों को पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और जो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे छूट रहा था वो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर ये फ़ायदा करेगा। इस सीरीज को भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे पढ़ाई हो गई जिसको हम लोग को कंटिन्यू करना है। वोकैब के हमारे सीरीज अभी चलेंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ग्रामर रूल्स इन एसएससी बैंक, उसका भी सीरीज अभी आगे कंटिन्यू करना है। कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन का सीरीज है हमारे पास, और अब हमारे पास आ गया कॉमन एरर्स के सीरीज। सभी सीरीज को कंटिन्यू करना है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर करना है दोस्तों के साथ अगर वो भी नहीं किए हैं तो, और कमेंट करना है। जैसा है आपका प्यार सपोर्ट जैसा है वैसा बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। उसमें वीडियो आने से पहले अगर डिस्क्रिप्टिव में कुछ खास सीखना है, कुछ स्पेशल, तो लिख के कमेंट करके बतलाइए, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।